हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो आज हम स्टडी करेंगे एक एक ग्राफ को कि बेसिकली जैसे कि अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं तो सबसे पहला हम ग्राफ कंसीडर करते हैं y इक्वल्स टू, सबसे जो फर्स्ट ग्राफ है अपना वो क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। देखो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शन का इनवर्स हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन को 1 1 बनाया था, 1 2 बनाया था, फिर हमने उसके रेंज डोमेन की बात की थी, फिर हमने इसके बारे में क्वाड्रेंट सिस्टम भी देखा कि आईटीएफ का आंसर कौन-कौन से किस-किस फंक्शनों का कौन-कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि y sin इनवर्स x। सबसे पहली बात, ये जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 इनपुट डेटा और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है वो कितना आता है, -π/2 से π/2 से π/2। यानी कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका जो इनपुट होगा वो हमेशा -1 से 1 होगा और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाला है वो -π/2 से π/2 रहा करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज जैसे कि यहाँ पर -1 फिर यहाँ पर +1, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो इनपुट है वो -1 और +1 के बीच में रहा करेगा, यानी कि +1 और -1 से बाहर हम इसका आउटपुट नहीं देने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू उसके जो करस्पॉन्डिंग मिल रही है वो कितनी मिल रही है, -π/2 से +π/2 से यहाँ पर नीचे कितनी हो जाएगी, -π/2। अब देखो यहाँ पर जैसे कि इसकी कुछ बाउंड्रीज मैं इस तरह से कंसीडर कर लेता हूँ कि ये वाली जो लाइन है अपनी वो कितनी है, -π/2। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली अपनी -π/2, ऊपर वाली कितनी है, +π/2। इसी तरह से यहाँ पर ये +1 और यहाँ पर ये है अपनी -1 वाली लाइन। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसकी कुछ बाउंड्रीज डिसाइड कर दी, -1 से +1 और रेंज के लिए हम बात कर रहे हैं -π/2 से +π/2, है ना, -π/2 से यहाँ पर है ये +π/2। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इस फंक्शंस की वैल्यू देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x क्या क्या आउटपुट देने वाला है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं इसकी 0 पर। तो 0 पर जो इसकी वैल्यू रहने वाली है वो बेसिकली क्या रहने वाली है कि साइन इनवर्स जो 0 होता है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 0। यानी कि साइन इनवर्स x इनपुट दिया मैंने 0, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से अगर मैं साइन इनवर्स को इनपुट दूं -1, साइन इनवर्स को मैंने इनपुट दिया -1, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला वो कितना मिला, -π/2। सेम थिंग अगर साइन इनवर्स को मैं +1 इनपुट दूं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला वो कितना मिला, π/2। ठीक है, तो देखो 0 दिया तब 0, -1 दिया तो -π/2। तो देखो 0 दिया तब हमारा आउटपुट कितना आने वाला, 0। फिर मैंने क्या कर दिया, +1 दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कुछ ऐसा मिलने वाला ऊपर। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, -1 दिया तो -1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला वो कितना, -π/2। तो देखो कर्व वैसे तो इन जनरल एक स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, कुछ वेव फॉर्म में ही होगा। तो इस ग्राफ को बनाने से पहले हम क्या कर देते हैं, इस फंक्शन के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा दो सिचुएशन बन सकती है, या तो मैं इस तरह से इसको ऐसे ले जाऊं ग्राफ को, या फिर मैं इसको इस तरह से ले जाऊं। ठीक है, तो दो केसेस बनते हैं, तो हम इसका कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इसका ग्राफ क्या होगा, तो उसके लिए हम कुछ इसके पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले जो साइन इनवर्स x जो होता है फंक्शन वो बेसिकली क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। देखो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो इसका जो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ, देखो हमने जैसे अभी बाउंड्री बनाई x और y एक्सिस, तो इसका ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ में रहने वाला है, क्योंकि हमने वैल्यू बेस देखा 0 पर 0, 1 पर कितना π/2 और -1 पर कितना -π/2। तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनने वाला है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है इसका मतलब वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। चलिए सेकेंड थिंग, यहाँ पर दूसरा अगर हम काउंट करें तो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है ना। तो बाउंडेड फंक्शन का मीनिंग बस इतना सा है कि इसका जो आउटपुट है वो बाउंड किया हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में ही हमें इसका आंसर देना है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। फिर थर्ड अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है,
अपीरियोडिक। देखो पीरियोडिक और अपीरियोडिक की अगर बात करें, फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, जब वो फंक्शन किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर वापस क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन साइन इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इसका इनपुट -1 से +1 और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है -π/2 से π/2 रहा करेगा। इसका मतलब इसका कोई भी इंटरवल वापस रिपीट नहीं होने वाला है। वैसे इनवर्स फंक्शन ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फंक्शन है वो सारे के सारे अपीरियोडिक ही होते हैं, साथ ही साथ बाउंडेड भी होते हैं। ठीक है, ऑड इवन की जो केसेस होते हैं वो अलग बात है कि फंक्शन ऑड रहेगा इवन रहेगा, वो सारी बातें फंक्शन को देख के पता की जाती है। लेकिन इनवर्स फंक्शन ऑलमोस्ट बाउंडेड होते हैं, साथ ही साथ अपीरियोडिक है। फिर फोर्थ फंक्शन देखो, इसकी जो फोर्थ पॉइंट है, इससे इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। देखो dy/dx sin इनवर्स x का जो dy/dx होता है वो होता है 1/√1 - x², 1/√1 - x²। तो देखो dy/dx जो दे रखा है वो रूट वाली क्वांटिटी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यानी कि sin इनवर्स x का जो dy/dx है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, इसका मतलब फंक्शन जो होने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, x1 x2 से बड़ा है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग sin इनवर्स x होगा वो भी बड़ा होगा sin इनवर्स x2 से। sin इनवर्स x1 भी बड़ा होगा sin इनवर्स x2 से, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट पर जो फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो भी क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। चलिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, वैल्यू भी कुछ हो गई इस तरह से इंक्रीजिंग की फॉर्म में। अब देखो एक चीज पता चल रही है जो फिफ्थ पॉइंट के अंदर, देखो जो dy/dx है, dy/dx ये वाला जो डज नॉट एग्जिस्ट, dy/dx है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। कहां पर, देखो यहां पर ये जो अपॉन में लिखा हुआ है √1 - x², इसके अंदर अगर तुम x को +-1 रखोगे तो उस केस में तुम्हारा जो dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट होगा एट x +-1। देखो हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर dy/dx डिफाइन नहीं होता उस केस में ग्राफ के अंदर वर्टिकल टेंजेंट मिला करती है। ठीक है, तो dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट एट x +-1, यानी कि क्या होगा, एट x +-1 हमेशा क्या रहेगी, वर्टिकल टेंजेंट vt का मतलब वर्टिकल टेंजेंट रहा करेगी। तो देखो वर्टिकल टेंजेंट, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, अगर मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊं यहां से चलते हुए, अगर मैं ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनाता तो इस केस में जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी इसकी, देखो वर्टिकल टेंजेंट। यहाँ पर जो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा +1 और -1 पर जो ये टेंजेंट होगी इसकी, इस ग्राफ की जो टेंजेंट होगी sin इनवर्स x की, वो हमेशा क्या होगी, एक वर्टिकल टेंजेंट होगी। सोचो मैं अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाता इस तरह से यहां से नीचे लेते तो उस केस में इसकी जो टेंजेंट मिलती वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलती। तो इसका मतलब इससे हमने पता कर लिया कि बेसिकली इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या बनने वाला है। तो इस तरह से यहां से आता हुआ ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यहां से थोड़ा टिल्ट होते हुए इस तरह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया ग्राफ इसका sin इनवर्स x का। साथ ही साथ देखो जीरो के ऊपर, जीरो के साथ क्या होना है कि जीरो से पहले इसकी जो कॉन्केविटी थी वो क्या थी, डाउनवर्ड, यानी कि ये जो कॉन्केव डाउनवर्ड था जीरो से पहले, और यहां से ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि कॉन्केव अपवर्ड कहां होगा, जीरो से बाद में। यानी कि जीरो पर sin इनवर्स x की जो फंक्शन है उसकी जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रही है, यानी कि कॉन्केविटी चेंज एट x = 0। कहां से कैसे चेंज हो रही है, कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड, इस तरह से इसकी क्या हो रही है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है sin इनवर्स x का, है ना, यहां से इस तरह से वर्टिकल टेंजेंट रहा है, ये टेंजेंट यहां पर क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, sin इनवर्स x फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। और उसके बारे में कुछ बातें हमने यहाँ पर लिख दी कि बेसिकली इसके साथ साथ क्या क्या कुछ कंडीशंस रहा करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos इनवर्स की बात करना चाहे तो y = cos इनवर्स x, दूसरा फंक्शन है अपना y = cos इनवर्स x। देखो y = cos इनवर्स x, इसके इस फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि ये जो फंक्शन होता है वो भी -1 से 1, यानी कि इस फंक्शन का जो इनपुट डेटा होता है, इस फंक्शन के लिए अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इस फंक्शन का जो इनपुट रहा करता है वो भी कितना होता है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1। इस फंक्शन का भी इनपुट -1 से 1, उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो कितना मिलता है, 0 to 1।
दोनों ही ट्रू, यानी कि -1 और 1 जैसे ही इसको इनपुट दोगे तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा 0 से पाई। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से ऊपर होगा, यानी कि x एक्सिस से कंप्लीट ऊपर इसकी वैल्यू मिलने वाली है। यानी कि अगर इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो इस तरह से यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ हो गई ये y एक्सिस। देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पे मैं कुछ कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर ठीक है ये वाली रेंज 0, यहाँ पर ये हो गया पाई, ठीक है यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी पाई। इसी तरह से यहाँ पर दे देते हैं +1 और -1, यहाँ दे दी मैंने -1 और यहाँ है +1, ठीक है इस तरह से मैंने बना दिया। +1 से -1, +1 से -1 इसका क्या जाने वाला है, इनपुट जाने वाला है, और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाला है वो कहां से कहां तक, 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई इसका आउटपुट आने वाला है। तो देखो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कैसे, जैसे कि नॉर्मली अगर हम कहें कि cos इनवर्स अगर हम 0 की बात करें, सेम थिंग अगर हम cos इनवर्स 0 की बात करें तो cos इनवर्स 0, देखो cos थीटा 0 हो रहा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी π/2, ठीक है 0 π/2 का। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि cos इनवर्स -1, cos इनवर्स अगर मैं -1 की बात करूं तो cos इनवर्स -1 कहां दिया करता है, पाई पर। इसी तरह से cos इनवर्स 1 की बात करूं तो cos 1 कहां रहा करता है, 0 डिग्री पर। तो देखो यहां पर π/2 पर वैल्यू क्या मिल रही है, 0, यानी कि π/2 पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया कितना, π/2, π/2 पर वैल्यू कितनी हो रही है, 0, और साथ ही साथ -1 पर वैल्यू कितनी हो रही है, पाई, और +1 पर वैल्यू कितनी हो रही है, 0, यानी कि यहां से ग्राफ कुछ इस तरह से या तो ऐसा बनेगा या फिर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर भी हम चेक करते हैं कि इसकी टेंजेंट क्या रहने वाली है, वर्टिकल रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल रहने वाली है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। जैसे कि अब वही बात करें वापस, देखो फंक्शन के लिए ऑड और इवन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन देखो ना तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और वैसे तुम्हें पता ही है कि अगर cos इनवर्स x की बात करें तो ये फंक्शन ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, NENO नैनो, है ना, यानी कि नैनो फंक्शन होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, ठीक है। सेकंड थिंग अगर बात करें उसी की तरह कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। थर्ड पॉइंट अपीरियोडिक, फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक है। फोर्थ पॉइंट वही dy/dx की बात करें तो dy/dx आज इसका रहने वाला है -1/√1 - x²। देखो dy/dx -1/√1 - x²। एक बात समझ में आई कि इसका जो dy/dx है वो ऑलवेज क्या है, लेस देन 0, ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, लेस देन 0। तो इसका मतलब अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग, यानी कि जो फंक्शन है cos इनवर्स x वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि x1 ग्रेटर देन x2, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी, यानी कि cos इनवर्स जो x1 पर जो वैल्यू देगा वो हमेशा छोटी होगी cos इनवर्स ऑफ x2 की वैल्यू से, यानी कि x2 पर जो वैल्यू, x1 पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमेशा छोटी हो जाएगी x2 पर जो वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा उसकी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट, तो यहां पर भी पता चल रहा है कि dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, और कहां डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, at x ±1। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, at x ±1। देखो जहां पर dy/dx एग्जिस्ट नहीं हो रहा है वहां हमेशा वर्टिकल टेंजेंट रहा करती है, वर्टिकल टेंजेंट, यानी कि अगर मैं यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं तो देखो दो केस बन सकते हैं, या तो मैं ऐसे बनाऊं या फिर क्या करूंगा मैं इस तरह से बनाऊं। तो देखो मुझे वर्टिकल टेंजेंट चाहिए, तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आया, यानी कि यहाँ पर जो टेंजेंट रहने वाली है वो क्या रहेगी, इसकी वर्टिकल टेंजेंट, यानी कि अगर मैं इस तरह से इसका ग्राफ बनाता तो उस केस में जो टेंजेंट मिलती है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलती। तो इसका मतलब cos इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, π/2 पर वैल्यू 0, फिर इसी तरह से +1 पर क्या हो जाएगा 0 एंड -1 पर ये वैल्यू क्या देगा पाई। तो इस तरह से फिर सेम थिंग यहाँ पर भी देखो π/2 पर
इस cos इनवर्स x के लिए अगर मैं बात करूं तो π/2 पर क्या हो रहा है, इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। π/2 से पहले क्या था, ये माउथ फेसिंग अपवर्ड था, और π/2 के बाद जो हो गया ये क्या हो गया, माउथ फेसिंग डाउनवर्ड हो गया, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड इसकी कॉन्केविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस तरह से इसको थोड़ा वेव फॉर्म में मैंने थोड़ा इस तरह से नीचे ले लिया, लेकिन बिल्कुल यहाँ से स्मूथ करते हुए बनाना ताकि अच्छे से यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है, ताकि बिल्कुल इस तरह से इसको टिल्ट करके बनाना ताकि बिल्कुल क्लियर हो ये चीज़, है ना। देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से तुम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लो, है ना, ठीक है। यहाँ से ये π/2 है और यहाँ से तो ऐसे, है ना, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। इस तरह से यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट भी शो करना है अच्छा ग्राफ की, ये यहाँ पर टेंजेंट बनेगी जो क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब होता है जहाँ पर tan थीटा इंफिनिटी हो जाता है ना। इंफिनिटी का मतलब देखो यहाँ पर dy/dx डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन आ रही है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब जिसका tan थीटा क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया कि अच्छा इस ये कुछ कंडीशंस रहने वाली है, कॉन्केविटी π/2 पर चेंज हो रही है cos इनवर्स x के लिए। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि sin इनवर्स x के लिए जो कॉन्केविटी थी वो 0 पर चेंज हो रही थी, ठीक है। सेम थिंग इसके अंदर अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x के लिए। तो देखो tan इनवर्स x के लिए भी जैसे नॉर्मली क्या क्या रहने वाला है, जैसे फंक्शन है अपना थर्ड y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, फंक्शन रहने वाला y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अभी जो इनवर्स फंक्शन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये हमें पता है कि ये किस इंटरवल में डिफाइन होने वाला है, ठीक है। ये किस इंटरवल में डिफाइन होने वाला है, तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है वो कितना देता है, -π/2 से π/2 ऊपर, है ना। ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग -π/2 से π/2 इसका आंसर आने वाला है। तो देखो ऑल रियल वैल्यू, इसका मतलब तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक इनपुट डेटा इसको एक्सेप्ट करते जाओ, है ना। ऑल रियल वैल्यू ये x और ये y, हर एक रियल वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, बस इसका जो आउटपुट आएगा करस्पॉन्डिंग वो कहां से कहां तक होगा, यहां से -π/2 से +π/2। मैं यहां पर बना देता हूं, ये वाला जो हो गया π/2 और नीचे हो गया यहाँ पर -π/2। ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी हो गई, -π/2। तो +π/2 और -π/2 मैंने क्या कर दिया, इंटरवल बना दिया। अब हम इसके लिए भी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कुछ वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि यहाँ पर देखो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स अगर मैं 0 की बात करूं तो tan इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है कि tan 0 कहाँ रहा करता है, 0 पे। इसी तरह से tan इनवर्स मैं इंफिनिटी की बात करूं, tan जब इसको इंफिनिटी यानी कि इसके अंदर जब x टेंड करेगा इंफिनिटी को, जब x क्या करेगा, टेंड करेगा इंफिनिटी, यानी x जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इंफिनिटी का मतलब बेसिकली क्या होते हैं, ग्राफ के लिए सपने होते हैं ना, सपने जो कभी पूरे नहीं होते। तो इसका मतलब जैसे जैसे x इंफिनिटी को जाएगा नहीं कभी भी, बस हम कंसीडर करेंगे कि x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी जाने की कोशिश करेगा, तो उस केस में जो tan इनवर्स इंफिनिटी है वो खुद कोशिश करेगा कि मैं π/2 को टच करने की कोशिश करूं, है ना। सपने हैं पूरे कभी नहीं होंगे इनके लिए। इसी तरह से अगर x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स -इंफिनिटी ये टेंड करेगा -π/2 को, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं x को इंफिनिटी बढ़ाऊं तो x जैसे जैसे इंफिनिटी जाएगा तो अपना जो ग्राफ है वो π/2 के पास यानी कि यहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि ये यहां से बनते हुए कुछ ऐसा आएगा, यहां से ऐसा, और यहां से फिर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या है, एक देखो ये जो π/2 वाली लाइन है वो इस tan इनवर्स x y इक्वल्स टू tan इनवर्स x यानी कि इस tan इनवर्स x फंक्शन के लिए जो y इक्वल्स टू π/2 वाली लाइन है वो क्या बन गई, एक ऐसी टेंजेंट जो इसको इंफिनिटी पर मिलेगी। इंफिनिटी पर मिलने वाली टेंजेंट को हम एसिम्प्टोट्स किया करते हैं, यानी कि इसका जो नाम होता है इस टेंजेंट का, ऐसी टेंजेंट जो किसी कर्व को कभी मिलती नहीं है, बस हम कहते हैं कि ये इसको ग्राफ के साथ इसके साथ इंफिनिटी तक जा रही है, तो ऐसी टेंजेंट को हम एसिम्प्टोट्स कहा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब
ये कुछ इनवर्स फंक्शन देखो यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ना तो कभी पाई बाई 2 हो रहा है ना ही कभी माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, बस यहाँ पर ये इंफिनिटी तक हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। सेम थिंग अगर हम बात करें इसके लिए भी है कुछ पॉइंट्स। फंक्शन क्या है, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर 0 पर वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब जो tan इनवर्स x होता है वो फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, बाउंडेड, फंक्शन क्या है बाउंडेड। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक, फंक्शन क्या है अपीरियोडिक। अपीरियोडिक का मतलब वैसे इनवर्स फंक्शन अपीरियोडिक ही हुआ करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसके डिफरेंशिएशन की बात करें dy by dx, तो tan इनवर्स x का जो d upon dx होता है, dy upon dx वो होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर, यानी कि 1 upon 1 plus x स्क्वायर जो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि tan इनवर्स x फंक्शन हमेशा क्या रहा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। जो ग्राफ के अंदर दिख रहा है कि बिल्कुल एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक x1 ग्रेटर देन x2 पर जो वैल्यू मिलने वाली है, तो tan इनवर्स x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन tan इनवर्स x2, यानी कि जो x1 पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमेशा बड़ी होगी x2 पर वैल्यू की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है dy by dx वो हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसका मतलब इसके अंदर ना तो कोई टेंजेंट रहने वाली, कोई भी वर्टिकल टेंजेंट इसके अंदर होगी नहीं, क्योंकि dy by dx हर एक पॉइंट पर डिफाइन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि dy by dx ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि dy by dx इसका हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो इसके कॉन्केविटी की बात करें तो x है ना, यहाँ पर 0 पर पहले तो जो ग्राफ था वो क्या था, कॉन्केव अपवर्ड था, और 0 के बाद क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। इसका मतलब tan इनवर्स x के अंदर भी कॉन्केविटी चेंज हो रही है 0 पर, जैसे sin इनवर्स x के अंदर 0 पर हो रही थी, cosec इनवर्स x के ऊपर पाई बाई 2 पर हो रही थी, इसीलिए tan इनवर्स x के ऊपर भी जो कॉन्केविटी चेंज हो रही है 0 पे हो रही है, यानी कि अपवर्ड से क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। इस तरह से इसकी भी कॉन्केविटी चेंज। इसी तरह से अगर हम वही cot इनवर्स x की अगर हम बात करें, फोर्थ जो फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स x दिस फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू 0 to पाई। cot इनवर्स x जो फंक्शन होता है वो r से 0 to पाई डिफाइन होता है, तो 0 to पाई यहाँ पर भी इस तरह से डिफाइन होता है, जिसका मतलब इसका भी अगर ग्राफ बनाना चाहें हम तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो इसका ग्राफ ये x एक्सिस दे दी मैंने, ये y एक्सिस दे दी। देखो ग्राफ 0 से पाई के बीच में रहने वाला है, यानी कि इसने कभी भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, ग्राफ कभी भी x एक्सिस से नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो देखो 0 से पाई ये वाली लाइन में यहाँ पर कंसीडर कर देता हूँ, क्या है ये वाली जो लाइन हो गई वो ये वाली लाइन हो गई अपने 0 से पाई, यानी कि ये पाई वाली लाइन हो गई। इसी तरह से इनपुट तो इसका ऑल रियल वैल्यूज होती है, कितना भी इनपुट दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं कुछ वैल्यूज कंसीडर करता हूं, जैसे कि सबसे पहले cot इनवर्स 0 की बात करूं, ठीक है। तो cot इनवर्स 0 कहां रहा करता है, पाई बाई 2। देखो cot इनवर्स क्या होता है, cos अपॉन sin, तो इसका मतलब cos पाई बाई 2 अपॉन sin पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सेम थिंग यहाँ पर अगर मैं वही बात cot इनवर्स इंफिनिटी की अगर मैं बात करूं, इंफिनिटी जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में देखो x जैसे जैसे इंफिनिटी को टेंड करेगा उस केस में cot खुद कोशिश करेगा कि मैं 0 की तरफ मूव हो जाऊं, क्योंकि देखो cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा और sin 0 कितना हो जाएगा, 0। तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो इसका मतलब cot इनवर्स इंफिनिटी ये वाली वैल्यू कहां तक हो जाएगी, 0। यानी कि cot इनवर्स इंफिनिटी की अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू कितनी देने वाला है, 0। इसी तरह से है ना cot इनवर्स 0 यहाँ पर हमने डिफाइन किया, मैंने 0 लिखा ना पाई बाई 2, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। पहले वाली वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर ये रहा करता है। इसी तरह से यहाँ पर ये 0 हो गया। इसी तरह से cot इनवर्स अगर मैं माइनस इंफिनिटी, जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा इस तरह से माइनस इंफिनिटी को,
तो जैसे ही माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो उस केस में जो अपना जो आउटपुट आने वाला होगा वो कुछ किस तरह का होगा कि यहाँ पर ये पाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, पाई, यानी कि कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया, पाई। ऐसे भी कह सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो कॉस पाई कितना -1 अपॉन साइन पाई कितना 0, तो ये किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर π/2 पर अगर देखें तो 0 पर वैल्यू π/2, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो गया π/2 वाला पॉइंट, π/2 पर हमेशा ये क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। फिर देखो हमने कहा x जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो कॉट इसको टेंड करने की कोशिश करेगा, कॉट इनवर्स x 0 को, यानी कि यहां से ग्राफ इस तरह से आया होगा, यहां रहा होगा, फिर यहां से इस तरह से गया होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी देखो, यहां पर जो फंक्शन हो रहा है वो क्या कुछ डिक्रीज टाइप हो रहा है, क्योंकि यहां से π/2 पर 0 हुआ, इससे नीचे फिर जैसे जैसे x रियल की तरफ जाने बढ़ेगा, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस केस में जो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी होगा वो 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब π/2 वाली लाइन और x 0 इस कॉट इनवर्स x के लिए क्या बन गई, एक ऐसी टेंजेंट जो इसको कभी नहीं मिलेगी, ऐसी टेंजेंट को हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे, एजेंप्टोड्स। तो इसका मतलब देखो ग्राफ कभी भी फर्स्ट और थर्ड में एंट्री की नहीं इस ग्राफ में, इसका मतलब हमेशा ही कहां से 0 से स्टार्ट होगा और 0 से ऊपर की तरफ जाता था। तो इसका मतलब सेम थिंग यहाँ पर भी अगर हम कुछ पॉइंट कहें तो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। दूसरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड, फंक्शन क्या है, बाउंडेड। पहला नाइदर इवन नाइदर ऑड, फिर दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, फिर तीसरा बाउंडेड का मतलब आउटपुट कुछ पर्टिकुलर रीजन में आने वाला है, तीसरा फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक, फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक। अपीरियोडिक होने के साथ साथ ही इसकी जो dy/dx की अगर हम बात करें तो इसका जो dy/dx रहने वाला है कॉट इनवर्स x का dy/dx वो हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस x²। तो इसका मतलब इसका जो dy/dx है ऑलवेज क्या है, लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, यानी कि हर एक x1 > x2 पर इसका जो आउटपुट आने वाला है कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग है, तो x1 पर छोटा हो जाएगा और कॉट इनवर्स x2 पर जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उस पर आउटपुट उतना ही कम होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। फिर सेम थिंग यहाँ पर पांचवा पॉइंट अगर हम कहें तो dy/dx ऑलवेज एग्जिस्ट, इसका जो dy/dx है वो क्या हो रहा है, हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही साथ कॉन्केविटी की अगर हम बात करें तो फंक्शन की कॉन्केविटी भी चेंज हो रही है, कहां पर, π/2 पर। फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही है, देखो π/2 पर, जैसे cos के अंदर भी हुई थी π/2 पर, तो π/2 से ऊपर तो ये था कॉन्केव डाउनवर्ड और फिर π/2 के बाद ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड, यानी कि कॉन्केविटी चेंज हो गई π/2 पर। पहले तो ये था कॉन्केव डाउनवर्ड और फिर इसके बाद ये हो गया कॉन्केव अपवर्ड। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉट इनवर्स का ग्राफ भी किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कि इसके इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है वो हमने डिस्कस किया। आगे हम जैसे और दो ग्राफ बचे हैं तो इसके अंदर भी हम जैसे डिस्कस करते हैं। आगे वाला हमारा सेक इनवर्स x, फिफ्थ वाला जो ग्राफ है अपना y सेक इनवर्स x। देखो y सेक इनवर्स x की बात करें तो सेक इनवर्स x तो हमेशा इनपुट लिया करता है इस फंक्शन का जो इनपुट है, यानी कि फंक्शन, ठीक है, सेक इनवर्स x की अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर फंक्शन y सेक इनवर्स x, इस फंक्शन का जो इनपुट है वो हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रहा करता है। ये इनपुट होगा तो उसके जो करस्पॉन्डिंग, देखो सेक इनवर्स x आउटपुट इसका भी 0 से पाई आया करता है और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है वो π/2 पर डिफाइन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1/cos हो जाएगा तो इसका मतलब ये π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। यानी कि मैंने क्या कर दिया, इतना सारा इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो भी कहाँ, 0 से पाई, यानी कि x एक्सिस से ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब इसके लिए भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने ये बना दिया x एक्सिस और यहाँ पर ये बना दी y एक्सिस, और यहाँ पर भी मैं कुछ इसके लिए बाउंड्रीज बना देता हूँ। ये रही अपनी -1 और ये रहा यहाँ पर +1, ठीक है।
यहाँ पर हो गया ये +1, तो यहाँ पर भी कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ। ये रही अपनी -1 वाली लाइन और ये रही अपनी +1 वाली लाइन, ठीक है, +1 और -1। अब पाई वाली बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वाली, यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी y = पाई, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू पाई है, यहाँ पर क्या होगी 0। तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ आने वाला है और बीच रास्ते में देखो यहाँ पर π/2 पर जो sec इनवर्स x है वो डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बीच रास्ते में क्या कर देता हूँ, पाई वाली लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, π/2 वाली लाइन। तो यहाँ पर ये π/2 रहने वाला है, तो π/2 वाली लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ कि π/2 पर ऐसा क्या रहने वाला है, तो वो वाली चीज भी मैंने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। अब देखो इन जनरल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे sec इनवर्स 1 कहाँ रहा है ना, 1 वैल्यू इसकी कहाँ रही होगी। तो sec इनवर्स देखो इसकी भी कुछ वैल्यू हम देखेंगे, +1 -1 फिर π/2 है ना, +∞ -∞ जैसी कुछ सिचुएशन इसमें भी देखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि बेसिकली फंक्शन कहाँ से कहाँ किस रीजन में डिफाइन होता है। तो देखो जैसे ही मैंने 1 दिया तो sec इनवर्स 1 बेसिकली जैसे कि हम बात करते हैं cos के लिए तो cos 0 भी 1 रहा करता है, ठीक है। तो इसी तरह से sec इनवर्स 1 कहाँ हो गया 0 पर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो sec इनवर्स -1 कहाँ रहा होगा, सेम यहाँ पर भी रहा होगा पाई पर। इसी तरह से सेम sec इनवर्स -∞ की बात करूं तो sec इनवर्स जो -∞ रहा होगा वो -π/2, यानी कि x जैसे जैसे -∞ को टेंड करेगा, x जैसे जैसे -∞ को टेंड करेगा, ग्राफ खुद कोशिश करेगा कि मैं +π/2 की तरफ मूव करा दूं, है ना। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इसका मतलब sec इनवर्स -∞ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -π/2, ठीक है, -π/2। इसी तरह से sec इनवर्स ∞, sec इनवर्स +∞ की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा π/2, ठीक है। देखो sec इनवर्स -∞, sec इनवर्स 1 0 हो गया, sec इनवर्स है ना 1 पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर 1 पर तो ये 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलने वाली है। फिर -1 पर कितना रहने वाला पाई, ये रहा -1 और -1 पर जो वैल्यू रहने वाली है वो कुछ पाई ऐसे कुछ रहने वाली है, ठीक है। फिर देखो जैसे जैसे ये +∞ की तरफ और -∞ की तरफ बढ़ेगा, है ना, +∞ की तरफ और -∞ की तरफ बढ़ेगा, तो उस केस में क्या क्या वैल्यू रहने वाली है। देखो जैसे जैसे x क्या होगा इंफिनिटी की तरफ, +∞ की तरफ टेंड करेगा, तो ये भी कहां π/2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, यहां से इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। सेम थिंग यहां पर भी देखो, यहां पर क्या होगा जैसे जैसे x -∞ की तरफ मैं बढ़ाऊं तब ये भी वापस π/2 यहाँ पर ये इस तरह से π/2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर ये वाली, तो ये वाली π/2 वाली जो लाइन है वो sec इनवर्स को कहां इंफिनिटी तक पहुंचाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर दिया। तो ये बेसिकली इस रीजन में ही ग्राफ बनने वाला है, π/2 पर ग्राफ कभी भी टच नहीं होने वाला है, π/2 इस sec इनवर्स x के लिए क्या बनेगी, वही एसिम्पटोट्स बन जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस कर दी कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी कुछ रीजंस है। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन x एक्सिस से कंप्लीट ऊपर है, तो इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, फंक्शन ऑड नहीं हो सकता, इवन की तो बात कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, फंक्शन ना तो इवन है और फंक्शन ना ही ऑड, फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड, फंक्शन ना तो इसके अंदर इवन है और ना ही फंक्शन क्या है ऑड है। फिर सेकंड अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होगा इसके अंदर भी बाउंडेड फंक्शन ही होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बाउंडेड, पर्टिकुलर रीजन में आंसर आने वाला है, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है बाउंडेड, फिर थर्ड फंक्शन क्या है अपीरियोडिक, फंक्शन क्या हो गया इसमें अपीरियोडिक। फोर्थ अगर इसके dy/dx की बात करें तो dy/dx इसका आने वाला है 1/mod of x √x² - 1। देखो dy/dx है 1/मॉड्यूलस, मॉड्यूलस वाली क्वांटिटी और रूट वाली क्वांटिटी बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो ग्राफ है वो क्या है इंक्रीजिंग है, और देखो इंक्रीजिंग ही हो रहा है, पता ही है अपने अपने रीजन में जो फंक्शन हो रहा है वो ऑलवेज क्या हो रहा है
इंक्रीज ही हो रहा है जैसे जैसे x बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला है अपना सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स x1 पर जो वैल्यू होने वाली है वो हमेशा बड़ी होगी सेक इनवर्स x2 से। ठीक है, अब देखो 4 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इस सिचुएशन, dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट। देखो dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट, कहां का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जहां पर dy by dx देखो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो एक तो क्या हो जाएगा 0 और एक होगा प्लस माइनस 1। देखो x 0 चूंकि सेक इनवर्स x के फंक्शन के डोमेन में था ही नहीं, तो इसका मतलब 0 पर हम फंक्शन के dy by dx की बात करेंगे नहीं, क्योंकि 0 तो इसके डोमेन में था ही नहीं। प्लस 1 और माइनस 1 पर अगर चेक करें तो देखो dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है एट x प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 पर डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 पर क्या रहने वाली है, vt वर्टिकल टेंजेंट रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है प्लस 1 पर भी ग्राफ कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर भी देखो कुछ वर्टिकल टेंजेंट है, और माइनस 1 पर भी यहाँ पर भी ग्राफ की कुछ पर्टिकुलर क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो यहाँ दोनों पर क्या हो रही है इसकी वर्टिकल टेंजेंट। फिर 6 पॉइंट अगर बात करें तो इसके लिए क्या होगा, dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्केविटी की बात तो यहाँ पर क्योंकि ग्राफ ऑलवेज टूट गया है यहाँ पे, तो इसकी कॉन्केविटी की बात वैसे तो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि बेसिकली इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड होगी, क्योंकि कॉन्केविटी के लिए तो क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ अपना क्या करता है, बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, तो लास्ट एक और ग्राफ बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज देखने को मिल रही है अगर मैं यहां से डॉटेड लाइन से मिला दूं, तो बेसिकली जैसे ही मैंने यहां से डॉटेड लाइन से मिलाया तो देखो यहां पर ये वाला जो ग्राफ था वो cos इनवर्स x का प्रकट हो गया। कहां प्रकट हो गया, cos इनवर्स x का। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसका ग्राफ की यहां से ये वाली वैल्यू कुछ cos इनवर्स x जैसी प्रकट हो गई। अब लास्ट हम बात कर देते हैं अपना जो लास्ट ग्राफ है, फाइनली y cosec इनवर्स x। y cosec इनवर्स x की अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन आज डिफाइन है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, हमें पता ही है कि सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का इनपुट हमेशा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रहा करता है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट है वो कितना होगा, माइनस π/2 से π/2, ओपन माइनस π/2 से π/2, बस बीच रास्ते में कभी जीरो आएगा नहीं, जीरो पर हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो पर 1 अपॉन जो sin x होगा वो डिफाइन नहीं होगा, है ना, 1 अपॉन sin x इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं अपने x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखो ग्राफ माइनस π/2 से आज प्लस π/2 के बीच में रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये अपनी जो x एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई y एक्सिस हो गई, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, कुछ बाउंड्रीज बना देता हूँ, ये अपना -1, यहाँ पर +1, और यहाँ पर π/2, और यहाँ पर -π/2। मैं क्या कर देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसका इनपुट माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी रहने वाला है, तो ये तो अपना क्या हो गया -1, ये हो गया अपना +1, ये वाली वैल्यू जो है +π/2, और ये हो गया अपना -π/2, यानी कि इसके बीच में, और यहाँ पर ये क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो सेम थिंग देखो यहाँ पर भी हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि सबसे पहले कुछ एक वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कोसेक इनवर्स 1 के लिए अगर हम बात करें, कोसेक इनवर्स 1, देखो 1 कोसेक इनवर्स 1 कहाँ होगा, π/2 पर, क्योंकि देखो कोसेक थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 कहाँ रहा करता है π/2 पर। तो यहाँ पर देख लो ये रहा π/2, यानी कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर -1, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो π/2 पर रहने वाली है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स -1, तो -1 वाली जो वैल्यू है वो कहाँ रहने वाली है, अपने -π/2 पर। -1 वाली वैल्यू कहाँ रहने वाली है, अपने -π/2। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ सिचुएशन, ये -π/2, -1 -π/2 पर वैल्यू रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंफिनिटी,
है ना। प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की बात करें तो प्लस इंफिनिटी के अंदर ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ये प्लस जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, जीरो की तरफ, यानी कि ये वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी, जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगी। सेम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें -1 पर, तो -1 अगर मैं माइनस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ इसको लेके जाऊं तो ये भी कोशिश करेगा कि मैं जीरो की तरफ जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से इसका बन गया cosec इनवर्स x का ग्राफ। सेम थिंग देखो यहाँ पर भी एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर मैं यहाँ पर इसको प्लॉट कर दूं तो यहाँ पर सेम sin इनवर्स x प्रकट हो जाएगा, ये अपना बन गया sin इनवर्स x। यहाँ पर sin इनवर्स x ऑटोमेटिक प्रकट हो गया है ना मिस्टर इंडिया की तरह, और ये अपना हो गया y cosec इनवर्स x, यहाँ पर बन गया अपना cosec इनवर्स x, ये और ये। इस तरह से यहाँ पर बेसिकली -1 से यहाँ इस तरह से बन गया और ये +1 से इस तरह से दोनों के दोनों के लिए जो जीरो x इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन होगी है ना, जो फर्स्ट जहाँ x 0 यानी कि ये x एक्सिस कंप्लीटली y इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन होगी वो cosec इनवर्स x के लिए क्या बन जाएगा, ऐसे एसिम्पटोट्स का काम करेगी, यानी कि ग्राफ को इंफिनिटी तक लेके जाएगी। सेम यहाँ पर भी हम कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो बात करते हैं फंक्शन की ऑड इवन की, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, फर्स्ट और थर्ड फंक्शन ऑड। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या है, बाउंडेड। थर्ड अगर हम बात करें तो क्या होगा, अपीरियोडिक। फोर्थ अगर हम बात करें तो dy बाई dx जैसे अभी हमने देखा था -1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। देखो dy बाई dx ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और हमें पता भी चल रहा है कि अपने अपने जो इंटरवल में फंक्शन ऑलवेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीजिंग के लिए इसका मतलब x1 जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस पर जो वैल्यू होगी cosec इनवर्स x1 पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी cosec इनवर्स ऑफ x2 से। x2 से वैल्यू x1 पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी x2 से। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी फिफ्थ पॉइंट dy by dx does not exist at x is equals to +-1। देखो यहाँ पर 0 पर भी डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन cosec इनवर्स x के डोमेन में x था ही नहीं, x था नहीं तो हमने इनपुट दिया भी नहीं, और इनपुट नहीं दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट भी मिला नहीं। तो इसका मतलब dy by dx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू +-1 पर। तो +-1 पर हमेशा वर्टिकल टेंजेंट रहा करती है vt, वर्टिकल टेंजेंट रहा करती है। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब देखो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, +1 पर भी यहाँ पर देखो वर्टिकल टेंजेंट है और यहाँ पर भी क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट से हमने पता कर लिया कि इसका ग्राफ किस तरह से फॉर्म होगा। तो आज हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जितने भी ग्राफ थे सबके हमने उसके बारे में हमने कुछ देखा कि कहाँ वर्टिकल टेंजेंट मिलने वाली है, फंक्शन क्या रहने वाला, बाउंडेड है, इवन ऑड है, क्या चीजें हैं। तो सारी जो हमने है वो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की है। चलिए, थैंक यू सो मच।